सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू दिस वंडरफुल सेशन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यार स्ट्रिंग वेव खत्म किया था, है ना। बहुत ही बढ़िया से हमने पूरी स्ट्रिंग वेव पढ़ी। ठीक है, इन डिटेल हम सब कुछ पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे लेक्चर्स लंबे होते हैं। और लंबे होने का एक और रीजन ये है कि देखो 1 घंटे की क्लास होती है, और 1 घंटे में मैक्स टू मैक्स हम बहुत अच्छे ढंग से 2 टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई चैप्टर लंबा है तो यार 2 टॉपिक्स पढ़ाने में समय लग जाता है। और उसमें भी 1 घंटे की क्लास में यार 50-55 मिनट एक्चुअल का जो कंटेंट होता है वो 50 मिनट का होता है। फिर ज्वाइनिंग उसमें भी कुछ समय लग जाता है, बट कोई बात नहीं। पेशेंस हमको रखना है, सारे कंटेंट हम अच्छे से पढ़ते चलेंगे। एंड दिस इज नेक्स्ट चैप्टर। आज हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर है हमारा, दैट इज साउंड वेव। ठीक है, वेव बाउंसिंग खत्म हो गई है, साउंड वेव खत्म हो जाएगी तो क्लास 11th वाला वेव का पूरा पार्ट निपट जाएगा, है ना। चलिए, तो दिस इज साउंड वेव का लेक्चर नंबर 1। इसको एक अलग सा चैप्टर मानिएगा, आप एक अलग सा चैप्टर ही है ये। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट क्योंकि वेव वाले ही है तो वेव वाले यूज होंगे, बट डिफरेंट क्या होगा वो जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे वो आपको पता चलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली मोटी मोटी बात है, वेव का हम एक फॉर्म पढ़ेंगे जो है साउंड वेव, है ना। जैसे हमने डिफरेंट टाइप के वेव्स पढ़े थे उधर, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ट्रांसवर्सल वेव्स, तो उसी का कुछ एक टाइप्स है, इसी से क्लासिफाई किया गया साउंड वेव को। तो ये बेसिकली एक अलग सा चैप्टर है, बट यूज होगी प्रॉपर्टी सारी वेव्स की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज साउंड वेव। अब देखो साउंड वेव का बात है तो सर सबसे पहली बात तो सर ये बताइए कि चलिए वेव तो समझ आ गया था क्योंकि प्रीवियस जो चैप्टर था वो पूरा वेव ही था, तो वेव तो हमको समझ आता है। बट सर साउंड वेव एक्चुअल में कैसे जनरेट करेंगे हम, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, अगर एक साउंड वेव को ड्रॉ करें तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे, बेसिकली पहले वो देखते हैं हम। ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत करेंगे, एज यूजुअल हम जीरो टू हीरो जाते हैं, सबको पता है। तो बेसिक शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की भी। सबसे पहली बात, सिंपल सा सवाल ये है कि सर साउंड वेव जनरेट कैसे करें। अब देखो इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं देता हूँ कैसे। सबने शादियों में स्पीकर देखा है, सबके घर में स्पीकर्स हैं भी। इवन हमारे जो हम कंटेंट देखते हैं जो हमारे टेलीविजन में, उसके अंदर भी स्पीकर्स लगे होते हैं, वूफर्स लगे होते हैं बेसिकली। तो एक सिंपल सा तरीका क्या है जनरल डे टू डे लाइफ में साउंड को जनरेट करने का, सर वो तरीका हो सकता है कि स्पीकर का बॉक्स। अब सबने देखा होगा, अच्छा मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सबने देखा होगा एक स्पीकर लेट्स से ऐसा होता है, एक हार्डवुड का जो स्पीकर सबने देखा होगा, जनरली ब्लैक वाला ही होता है, सबने देखा होगा उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा एक लगा होता है यहाँ, है ना। इसको पता है क्या होता है इसको पढ़ते हैं डायफ्राम। ये कुछ ऐसा होता है, पीछे से ऐसा और आगे से कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा होता है, देखा है सबने। इसको डायफ्राम पढ़ते हैं। ये डायफ्राम है। ये क्या करता है भैया, ये स्पीकर वाले एरिया में लगा होता है, और इस डायफ्राम के अंदर वाइब्रेटर होता है। तो जब भी हमको क्या मिलेगा, इस डायफ्राम से 2 वायर निकले होते हैं ना, और इस 2 वायर का इनपुट हमारे एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर क्या होती है सर, सर वो वाली मशीन जिससे हम ऑपरेट करते हैं। तो इसके दोनों वायर इस मशीन के थ्रू अटैच्ड होते हैं। क्या फायदा होता है कि जैसे ही इस वायर के थ्रू हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं, क्यों भाई, क्योंकि जब आप गाना वगैरह प्ले करते हो तो सिग्नल के फॉर्म में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिट होती है, तो आपने बेसिक क्लास में भी पढ़ी होगी। तो वायर्स के थ्रू जैसे इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं, ये उसको क्या करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। सर कैसे, देखो इसके अंदर ये जो छोटा सा डायफ्राम देख रहे हो ना आप, ये डायफ्राम क्या करता है, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होता है, किधर सर, एक बार बाहर एक बार अंदर। कभी एक स्पीकर को बजते हुए जब आप देखोगे तो ध्यान से नोटिस करना, उसके अंदर का जो डायफ्राम है ना वो वाइब्रेट करता है। कैसे सर, एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो ये जब वाइब्रेशन होता है तो इसी वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट होती है, और उस वेव को हम कहते हैं साउंड वेव। तो सबसे बेसिक सा जर क्या हो सकता है एग्जांपल एक साउंड वेव जनरेटर का, तो सर जो स्पीकर का डायफ्राम होता है ना, वो जब स्पीकर का डायफ्राम वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन से। कैसे मीन पोजीशन, क्या सर, लेट्स से डायफ्राम यहाँ था, एक बार डायफ्राम आगे जा रहा है, एक बार डायफ्राम पीछे जा रहा है। तो एक बार आगे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, बता चुका हूँ सब कुछ ये वेव वाले चैप्टर में मैं। तो अपने मीन पोजीशन जब भी वो स्पीकर का डायफ्राम वाइब्रेट करता है तो एक साउंड वेव जनरेट होती है। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम, जिसके वजह से हमको क्या मिल रही है, एक वेव मिल रही है। अब इसमें भी सोच के देखो, जब डायफ्राम आगे जाएगा तो सोच के देखो, जो वेव तुम्हारी जनरेट होगी, है ना, वो अपने मैक्सिमम तक जाएगी। डायफ्राम जब अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो वेव आ जाएगी 0, और जैसा ही डायफ्राम पीछे की तरफ वाइब्रेट होगा तो जो वेव होगी वो निगेटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा होगा कि एक डायफ्राम के वाइब्रेशन से एक साउंड वेव जनरेट हो सकती है सर। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात। अब पता है होता क्या है सोचो सर इसके पीछे का फिनोमेना क्या है।
सर कैसे डायफ्राम के वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट हो सकती है? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन पता है क्या है? एक स्टेटमेंट मैं तुमको नोट कराता हूँ, उसको नोट करना, और मैं तुमको अभी उसको समझा दूंगा क्या है स्टेटमेंट। वो ये है कि साउंड जो होती है ना भैया, साउंड इज अ प्रेशर वेव। साउंड एक प्रेशर वेव है। सर वेव में प्रेशर का क्या रिलेशन है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। सुनिए, अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए, और इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखिएगा। साउंड इज अ प्रेशर वेव। सर इसमें प्रेशर का कौन सा रोल है? देखो मैं समझाता हूँ। ये जो आप ऊपर मैंने वेव ड्रॉ की है ना साउंड की, ये कैसे आई मैं तुमको बताता हूँ, देखना मेरे साथ। ठीक है, आराम से चलेंगे। सोचो, जब ये डायफ्राम आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहा था, तो मैं यहां ड्रॉ करता हूं। जब ये डायफ्राम आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहा था, तो सर इसके आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, सोच के देखो। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है सर। अरे स्पीकर कहीं हवा में रखा हो, मान लो हवा में इन द सेंस की सराउंडिंग में हमारे स्पीकर बज रहा है, तो सराउंडिंग में हमारी एयर है। बिल्कुल है सर। अब जब डायफ्राम आगे और पीछे वाइब्रेट हो रहा है, तो होता क्या है ना, जैसे ही जो डायफ्राम होता है वो आगे की तरफ वाइब्रेट होता है, ये एयर के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता है। और जब एयर के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता है, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है टुवर्ड एयर के मॉलिक्यूल। अब सोच के देखो, मैं दो इसमें दो फिनोमेना होते हैं। जब डायफ्राम एयर के मॉलिक्यूल को जब हिट करता है फॉरवर्ड, जब वाइब्रेट होके, तो इसको पता है क्या कहते हैं? इसको पढ़ते हैं कंप्रेशन। और जब डायफ्राम वापस से पीछे जाता है, मीन पोजीशन से पीछे, तो इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। ये दो शब्द समझने हैं आपको। कंप्रेशन जिसको सी से रिप्रेजेंट करें हम करेंगे हम, और रेयर फ्रैक्शन जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो होता क्या है कि जैसे ही डायफ्राम आगे बढ़ा, वो एयर के मॉलिक्यूल को हिट किया। अब एयर के मॉलिक्यूल, सोच के देखो, सोच के देखो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कैसे? मान लो ये मैं एक एरिया बनाता हूँ जिसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल आपको मैं शो करूंगा, ठीक है? हालांकि एयर के मॉलिक्यूल तो हर जगह फैले हुए हैं, बट मैं सिर्फ एक एरिया छोटा सा बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको एयर के मॉलिक्यूल को शो करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। मेरे साथ समझिए, एक बार ये समझ आएंगे तो फिर आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट आ जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, मैंने दो टर्म लिखे, कौन से सर? एक को बोला मैंने कंप्रेशन, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा। एक मैंने बोला रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये डायफ्राम है हमारा। ये डायफ्राम जैसे ही आगे बढ़ा ना, हुआ क्या कि रैंडमली ऐसे एयर के मॉलिक्यूल पड़े हुए थे अपने अपने डिस्टेंस पे शुरुआत में। कब? जब सर स्पीकर बज नहीं रहा था, मतलब जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था आराम से। अब जैसे ही डायफ्राम क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, वाइब्रेशन हुआ, तो एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। अब एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, तो ये जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं ना, होंगे क्या, ये सभी के पास एनर्जी आएगी, और एनर्जी आने की वजह से ये पास आ जाएंगे थोड़ा, जिसके वजह से एक सिंगल लाइन में सारे एयर के मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएंगे। जिस वजह से होगा क्या, अब जब डायफ्राम जैसे ही ये आगे हिट किया है ना, सोच के देखो, जब ये आगे गया है, वाइब्रेट हुआ है टुवर्ड फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड जब वाइब्रेट हुआ है, तो अब ये जो एयर के मॉलिक्यूल थे जो कि अपने अपने रैंडम डिस्टेंस पे पड़े हुए थे, अब ये क्या करेंगे, यहां से उठ के इनके पास क्योंकि एनर्जी आ जाएगी, तो होता क्या है कि एयर के मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास आ जाते हैं ऐसे। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो डेंसिटी है एयर के मॉलिक्यूल की, वो इस वाले एरिया में ज्यादा हो गई। अब सोच के देखो, जब डेंसिटी इस वाले एरिया में ज्यादा होगी, तो इसके बगल वाला एरिया क्या हो गया, खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे रैंडमली जब स्पीकर नहीं बज रहा था या फिर जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था, तो रैंडमली सब अपने अपने पोजीशन पे पड़े हुए थे एयर के मॉलिक्यूल। अब जैसे ही डायफ्राम का वाइब्रेशन हुआ, जब वो कोलाइड हुआ, तो अपने आगे वाले कंसेक्यूटिव एयर मॉलिक्यूल से कोलिजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसके आगे वाला मॉलिक्यूल है सब वो उसके पास चला गया। तो जब पास चला गया, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसके जस्ट पास वाला एरिया खाली हो जाएगा। वैसे ही वो वाइब्रेशन क्या होती है, मैंने बताया था कि वेव कैसे जनरेट होती है। यार वेव में एक वाइब्रेशन हम इधर दे दिए तो वो वाइब्रेशन आगे बढ़ती जाती है। सबने पढ़ा है वेव वाला चैप्टर, वो आगे फॉरवर्ड होते जाएगा। वैसे ही सोच के देखो, अब फिर यही वाइब्रेशन क्या होगी, अब यही वाइब्रेशन एनर्जी फिर आगे फॉरवर्ड होगी। आगे फॉरवर्ड होगी तो फिर क्या होगा, जो अगले सीक्वेंस में एयर के मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, एनर्जी की वजह से बहुत पास पास आ जाएंगे ऐसे। तो ये वाला सीक्वेंस एक बन जाएगा, फिर आगे खाली हो जाएगा। सोच के देखो, क्योंकि सारे एक पास आ गए, तो फिर उसके जस्ट बाद वाला एरिया फिर खाली। फिर वो ये जो वाइब्रेशन है, फिर ये अगले उसके आगे के आगे वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हुई। तो फिर क्या हुआ, जो एनर्जी, जो बेसिकली जो मॉलिक्यूल है, एयर के मॉलिक्यूल है, उसकी डेंसिटी फिर से बढ़ गई। देखो हम क्या कह रहे हैं
मॉलिक्यूल का पास हो जाना मतलब कि इस एरिया में मॉलिक्यूल की डेंसिटी, किसकी, एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी सर ज्यादा हो गई। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है। फिर से वो वाइब्रेशन आगे पास होगा तो फिर से सर एक एरिया ऐसा आएगा जितने एरिया में एयर के मॉलिक्यूल डेंसिटी फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर आगे खाली, फिर वो वाइब्रेशन पुश फॉरवर्ड होगी और फिर ऐसे ही एक और एरिया आएगा जिसमें एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी फिर ज्यादा हो जाएगी। तो सोच के देखो हो क्या रहा है इसमें, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है और कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें एकदम खाली मैंने ड्रॉ किया है, बट एकदम खाली नहीं होगा, बहुत हल्का फुल्का ऐसे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। सोच के देखो। तो आपको इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता ये लग रहा है कि सर जैसे ही वाइब्रेशन हुआ, मतलब साउंड वेव का जनरेशन हुआ, तो एयर के मॉलिक्यूल में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। और वो डिस्टरबेंस कैसा था सर, कुछ एरिया में एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो गई, बहुत पास पास आ गए, कुछ एरिया में एयर के मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस था वो काफी अच्छा था, दूर दूर थे, फैले हुए थे। अब मैं तुमको समझाता हूं ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का मतलब क्या है। देखो कंप्रेशन का मतलब यही है, कंप्रेशन का मतलब कि जब भी क्या हो, एयर का मॉलिक्यूल की डेंसिटी जिस जिस पॉइंट पे ज्यादा होगी उस पॉइंट को कहते हैं उस वेव का कंप्रेशन वाला पॉइंट, और जिस जिस एरिया में एयर की मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होगी, नॉमिनल होगी एज कंपेयर टू कंप्रेशन वाला, उसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो सर अगर इस हिसाब से एक वेव बनाए ना, तो वेव पता है कैसी बनेगी, सोच के देखो। ये हमारी लेट्स से एक्सिस है, अब मैं एक वेव ड्रॉ करता हूँ। सोचो इस एरिया में एयर का मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब यहाँ वेव ज्यादा है, इस एरिया में कम है तो फिर ऐसे निगेटिव हो जाएगा, फिर इस वाले एरिया में एयर का मॉलिक्यूल ज्यादा है तो फिर ये वेव, फिर सेम चीज, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते जाओ एंड दिस विल गोना बी योर साउंड वेव। अच्छा सर साउंड वेव समझ आ गया, चलिए ये तो समझ आ गया कि एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। अच्छा सर ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन ये तो वेव के टर्म है, तो इनको वेव पे बताओ ना। मैं बताता हूँ, देखो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, दिख रहा है कौन सा, ये वाला, इसको कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं, कंप्रेशन, इसको सी लिखते हैं। और ये जो देख रहे हो आप ये नेगेटिव वाला, इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। ओ मतलब एक साउंड वेव के लिए कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन है सर पॉजिटिव मैक्सिमम पॉइंट। ओके, और इसके लिए ये क्या है, सो मैं यहां से यहां तक जो है इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं रेयर फ्रैक्शन कह सकता हूं। फिर ये वाला सर कंप्रेशन, ये वाला सर रेयर फ्रैक्शन, टॉप कंप्रेशन मैक्सिमम, निगेटिव मैक्सिमम, रेयर फ्रैक्शन, सॉरी ये कंप्रेशन है, ठीक है। फिर ये क्या है सर कंप्रेशन, तो ये क्या है सर रेयर फ्रैक्शन, फिर ये कंप्रेशन तो ये रेयर फ्रैक्शन, फिर ये कंप्रेशन तो निगेटिव मैक्सिमम, रेयर फ्रैक्शन। तो वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन समझ आया। कंप्रेशन में क्या होगा भैया, जब कंप्रेशन होगा तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, एयर के, उसकी जो डेंसिटी होगी वो उस पॉइंट पे ज्यादा होगी, यानी कंप्रेशन वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो वेव का मैक्सिमम पॉइंट बनता है। अच्छा सर रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन सर वो पॉइंट जिसमें मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल, एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी जो है वो कम है, मतलब इसमें स्पेसेस हैं एयर के मॉलिक्यूल के बीच, और इसमें स्पेसेस जो है वो नहीं है, बहुत ही कम है। थॉट अब ये आपको एक बढ़िया जनरल इंट्रोडक्शन मिल गया इस चीज का, ठीक है। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा, प्लीज टेल, टेंशन हो रही है, प्लीज रिप्लाई। अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक तो कब से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, अब मुझे ऑलमोस्ट एक महीना हुआ है ना, कितना हुआ, एक महीना हुआ, ठीक है। एक महीने से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड खत्म करा दी, फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करा दी, सरफेस टेंशन खत्म करा दी, वेव ऑन स्ट्रिंग खत्म करा दी। भैया पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम मेरे से भी पूछ रहे हो कि सर सिलेबस कब तक खत्म होगा, प्लीज रिप्लाई, टेंशन हो रही है। भाई मैं अपने आप से ही बहुत मैक्सिमम पढ़ा रहा हूँ तुमको, एक महीने में तुम 4 या 5 चैप्टर पढ़ रहे हो, वो भी अच्छे से ढंग से, ऐसा नहीं कि मैं उड़ा उड़ा के चीजें कंटेंट पढ़ाता हूँ, तो मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ ना यार। मुझे जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मैं उसी हिसाब से तो बताऊंगा ना। मेरा तो सिलेबस जो मैं पढ़ाता हूँ, जिस चीज का मैं टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मेरा सिलेबस तो पहले ही खत्म हो चुका है, पूछ लो बच्चों से।
जो फिजिकल पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लो। तो मेरा सिलेबस तो वैसे ही खत्म हो चुका है। मुझे एज ए सब्स्टिट्यूट फिजिक्स लगाया गया है, तो मुझे जो चैप्टर दिए गए हैं मैं वो टारगेटेड चैप्टर खत्म कर दूंगा। मुझे बोला गया था कि फ्लूइड पढ़ा देना। फ्लूइड भी क्या, वो तो मैं ही खुद बोला था कि सर मैं पहले फ्लूइड पढ़ा देता हूँ, फिर सॉलिड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दूंगा, कैपिलरिटी वगैरह से पढ़ा दूंगा। वेब भी पढ़ा दे रहा हूँ। वेब मेरा ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, वेब मेरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो मुझे अभी कुछ अलॉट नहीं हुआ है। वेब के बाद मुझे कुछ अलॉट नहीं हुआ है। मैंने वेब, मेरा वेब का ये साउंड वेब चल रहा है, मुश्किल से 3-4 लेक्चर में साउंड वेब खत्म हो जाएगा, मेरी पूरी वेब खत्म हो जाएगी। उधर मेरा थर्मो मिला है, मैं थर्मो जल्दी से निपटा दूंगा। उधर थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गया, कैलोरीमेट्रिक खत्म होगा, हीट ट्रांसफर, केटी थर्मोडायनामिक्स खत्म कर दूंगा मैं उसको। मुश्किल से उधर मुझे कितने लगेंगे, 20 से 25 दिन थर्मो निपटाने में। तो मुझे जो अलॉट हुआ है मैं तो अपना खत्म कर ही रहा हूँ। तो ये सवाल का आंसर मैं तो तुमको नहीं दे सकता अभी ऐसे। ठीक है, चलिए। तो ये बताओ, ये समझ आया सबको? सर एमयू बीटेक का टाइम बताइए, ऑल क्लासेस का एक बार बोल दीजिए। देखो मैं बताता हूँ, मेरा चलता है 7 से 8। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद शायद मैथमेटिक्स की आपकी क्लास चलती है, शाम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 9:30 से 10:30 फिर मेरा चलता है। यही टाइमिंग है, ठीक है? ठीक है, क्लियर? चलो ये बताओ, ये समझ आया सबको कि साउंड वेव हमने जनरेट कैसे किया है? फटाफट से जल्दी से बताओ। खुशी, समझ आया? चलो 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 चलो, ओके। सो दिस इज द साउंड वेव का कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए। ओके, सो इसको कॉम्प्रेशन और एयर फ्रैक्शन हम कहते हैं। ठीक, चलिए। अब जैसे इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले टॉपिक जो इसमें देखने को मिलेगी वो है आपकी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बिल्कुल वैसे ही, क्या भाई? देखो, वहां एक अंतर था। पढ़े हैं ये हम चैप्टर भी पढ़, ये वाला टॉपिक हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे, याद है? हम हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग से जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी स्पीड हम निकालते हैं। पढ़ा था हमने, और उसका हमने फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था याद है? थोड़ा रिकॉल करते हैं पिछले लेक्चर में। पिछले वाला लेक्चर कह रहा हूँ, मतलब पिछले चैप्टर के लेक्चर में क्या था? हमने ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पढ़ी थी, वो कितनी थी? स्पीड इज इक्वल्स टू, याद है? टी अपॉन म्यू। याद आ रहा है सबको? जहां म्यू क्या होता था? लीनियर डेंसिटी। क्यों लीनियर डेंसिटी होती थी सर? क्योंकि वहां एक स्ट्रिंग होती थी, और स्ट्रिंग के ट्रांसवर्स वेव का जो वेलोसिटी है उसका हमने लिखा था कि स्ट्रिंग में जितना भी टेंशन आएगा, और म्यू क्या था? उसकी लीनियर डेंसिटी। पढ़ा था हमने ये, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। वही सेम चीज यहाँ आई है, इस बार बस ट्रांसवर्स वेव नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों भाई? क्योंकि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूं। कब? जब वेव का मोशन ऐसे हो, और वेव की मोशन का डायरेक्शन भी ऐसे हो, मतलब प्रोपगेशन का डायरेक्शन भी ये और मोशन का भी डायरेक्शन ये, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वहां क्या था? वहां ट्रांसवर्स वेव था, मतलब वेव ऐसे जा रही थी लेकिन मोशन ऊपर हो रहा था। तो बस यही सा अंतर है, स्लाइड सा अंतर है। वही चीज है, वही टॉपिक यहाँ भी है। तो रिकॉल करके आपको आई थॉट समझ आया होगा। साइड में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस प्रीवियस वो चैप्टर में। जब हमने रिकॉल किया था तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। रिकॉल करिए, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। याद रखिएगा इसको, अभी मैं यूज करूंगा, इससे रिलेट करके तुमको पढ़ाऊंगा। वैसे ही सेम चीज यहाँ भी होता है। सर यहाँ क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ जल्दी से। आइए नोट करते हैं, स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, यहाँ जो फॉर्मूला होता है दैट इज b अपॉन रो। अब ये क्या है सर? ये फंडा क्या है? नोट करिए पहले मेरे साथ, फिर मैं समझाता हूँ। जहाँ ये जो बी है, इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। अरे सर ये तो पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ा है, याद रखो। और रो पता है क्या होती है? यहाँ म्यू थी लीनियर डेंसिटी, तो सर रो तो होती है मास डेंसिटी। बिल्कुल वही वाली डेंसिटी। कौन? सर रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सर वहां मास पर यूनिट लेंथ होता था, म्यू पढ़ा था। म्यू क्या होता था? मास पर यूनिट लेंथ। प्रीवियस चैप्टर को याद करो, मैंने ही पढ़ाया। यहाँ क्या है सर? क्योंकि लेंथ नहीं, इस बार वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। क्यों वॉल्यूम लिया हमने? सोचो, वहां स्ट्रिंग थी तो हमने लेंथ लिया था, यहाँ वॉल्यूम क्यों लिया? क्योंकि साउंड की बात कर रहे हैं सर, और साउंड तो एयर में होता है, और एयर में तो पूरी वॉल्यूम है। समझ गए सर, समझ गए समझ गए समझ गए। वहां स्ट्रिंग की वेव थी, यहाँ साउंड में वेव है। वहां मीडियम क्या था? एक स्ट्रिंग था, उसकी एल लेंथ थी, इसीलिए हमने क्या लिया था?
मास पर यूनिट लेंथ म्यू लिया था नीचे, सर यहाँ हमने रो लिया है, क्यों? क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम रो होती है। वॉल्यूम क्यों लिया है सर? क्योंकि एयर में ही तो बनेगी वेव, और एयर में क्या लेंगे? वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। एयर में लेंथ थोड़े कंसिडर कर सकते हो, वो तो 3 डायमेंशनल है। सोच के देखो। बिल्कुल। तो बस वही चीज रिप्लेस क्या किया हमने? रिप्लेस किया किससे? बस नीचे वाले टर्म को रिप्लेस किया किससे? मास डेंसिटी से। अच्छा सर, ऊपर वाली बात हजम नहीं हो रही है। ये बी जो है बल्क मॉडुलस, ये कहां से आ गया? सोच के देखो। देखो टेंशन जो होती है भैया, ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि टेंशन क्या होती है? टेंशन मतलब रस्सी का तन जाना, टाइट हो जाना, तो इलास्टिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अब यहां क्योंकि वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इसीलिए ये जो ऊपर था टेंशन, बस वो रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारे बल्क मॉडुलस से। तो बस एक चीज यहां यही याद रखनी है, क्या सर? वहां फॉर्मूला होता था अंडर रूट टी अपॉन म्यू, यहां होगा अंडर रूट बी अपॉन रो। क्यों भाई? रो तो पता चल गया मास डेंसिटी, बी जो है बल्क मॉडुलस है। क्यों भाई? क्योंकि जब वॉल्यूम इंट्रोड्यूस होता है तो हम बल्क मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो v है ये भी लिखा दो। v क्या है सर? ये स्पीड है किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है सर। तो बस एक ही चीज याद रखिए, क्या? फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज क्या पुट करनी है? एक तो ऊपर बल्क मॉडुलस और नीचे क्या है? रो। अच्छा बल्क मॉडुलस होता क्या है? याद है किसी को? नोट करा देता हूँ एक बार, याद है जब हम क्या किए थे? याद है जब मैंने बताया था कि लिक्विड के अंदर, लेट्स से, एक मैंने क्या किया, एक मेटल को रख दिया तो चारों तरफ से जो प्रेशर लगता है वो चेंज इन प्रेशर होता है बल्क मॉडुलस के बराबर, याद है? उसका मैंने एक एक्सप्रेशन दिया था, क्या? वॉल्यूम इनटू डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल वी। याद है हमने एक माइनस लगाया था ताकि वैल्यू पॉजिटिव बने, यही तो होती है बल्क मॉडुलस की वैल्यू। सोचो, पढ़ा रहा है ये, पढ़ाया है, ऐसा मत करना यार। अब भूल गया हो तो फिर मेरी गलती थोड़ी है। ये बल्क मॉडुलस है, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा अभी। क्यों भाई? अभी आगे काम आएगा, अब सोचो। ठीक है, सो ये है तुम्हारी डायरेक्ट फॉर्मूला किसका? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, बट अभी इसमें कुछ केसेस हमको पढ़ना होता है। क्या हुआ क्या ना, कि जब हमको ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला मिला स्पीड का, अंडर रूट बी अपॉन रो, जहां बी क्या है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं? यहां दिया हुआ है, क्या है? v इंटू डेल्टा पी माइनस डेल बी, ये बल्क मॉडुलस होता है, और रो क्या है? मास डेंसिटी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही हमको फॉर्मूला मिला ना, अलग अलग साइंटिस्ट इस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन करने लगे। तो सबसे पहले न्यूटन्स आए, है ना? उन्होंने क्या किया कि इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन किया एट आइसोथर्मल कंडीशन। अच्छा, आइसोथर्मल कंडीशन, देखो ये थोड़ा सा आपको उट पटांग सब लगेगा, बट क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ाया नहीं हूं इसीलिए। क्योंकि देखो, अगर पहले से पढ़े हो तो सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, बस मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूं। सबसे पहले न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने क्या किया कि इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करने का वो सोचा, किस पे? एट आइसोथर्मल कंडीशन। अच्छा कैसी आइसोथर्मल कंडीशन? सोचो, उन्होंने आसपास के मीडियम में क्या किया ना, देखो आइसोथर्मल का मतलब होता है ना टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना, ये एक थर्मोडायनेमिक शब्द है। बट अभी कुछ नहीं जानना है, बस अभी क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूं तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। बट इतना जान लो, मैं मान के चलता हूं तुमको नहीं आता है, तो इतना जान लो, आइसोथर्मल का मतलब है ना सर, अगर आसपास के कंडीशन के टेम्परेचर को सिर्फ कांस्टेंट कर दिया जाए, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं और मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं आइसोथर्मल कंडीशन में इस फॉर्मूले का चेक कर रहा हूं। तो न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला ना कि अच्छा, तुमने फॉर्मूला तो हमारे पास मिल गया थोड़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अब इसको चेक करते हैं ना कि थ्योरेटिकली ये सही है कि नहीं। तो उन्होंने कंडीशन क्या ली? आइसोथर्मल कंडीशन लिया। उन्होंने बोला कि ये फॉर्मूला आइसोथर्मल कंडीशन पे भी काम करना चाहिए और काम करेगा, उन्होंने ऐसा दावा किया। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर को सर कर दीजिए कांस्टेंट। क्या कर दीजिए सर? सर टेम्परेचर को कर दीजिए कांस्टेंट। ठीक है, हमने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चेक ही कर लेते हैं एक बार। अब सोचो हुआ क्या, आइसोथर्मल कंडीशन पे पता है क्या होता है? जो आपका बल्क मॉडुलस होता है ना, वो प्रेशर के बराबर हो जाता है। मैं ये बात तुमको नोट करा रहा हूं। अच्छा चलो एक काम करता हूं, मैं तुमको ये बात नोट नहीं करा, तो मैं तुमको बात अभी करके दिखा देता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि न्यूटन ने सबसे पहली चीज इस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन करने की चाहिए। इन्होंने क्या किया, सोचा ना कि इसको थ्योरेटिकली एक बार चेक करते हैं, और मुझे लगता है न्यूटन ने बोला ऐसा, देखो मुझे लगता है कि आइसोथर्मल कंडीशन पे भी ये टेम्परेचर 100% वर्किंग है, काम करेगा।
सबने बोला ठीक है, हमको करके दिखा दो वेरीफाई, तो बोले ठीक है करते हैं। तो आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है? ऐसा कंडीशन, बस अभी ये याद रखिए, जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, और मैंने एक और बात क्या बताई कि जब भी टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेते हैं तो आपका जो बल्क मॉडुलस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रेशर, ये पी क्या है, पी मतलब प्रेशर, वो सीधे प्रेशर के बराबर हो जाता है। आओ मैं तुमको सबसे पहले तो इसकी फील देता हूँ कैसे सर बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर हो जाता है। उसके बाद मैं तुमको ये फार्मूला फिर चेंज करके बताऊंगा कि क्या न्यूटन्स का एक वेरिफिकेशन रहा, ठीक है। आओ सोचो, बल्क मॉडुलस क्या होता है सर? बल्क मॉडुलस होता है सर v इंटू, अभी हमने पढ़ा, देखा हमने, पढ़ा भी है हमने, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा v होता है ये। इसको ऐसे कर लो, डेल्टा है ना तो चेंज कर लो ऐसे, डेल्टा v। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, माइनस v इंटू, कैसे लिख सकता हूँ सर? सोचो, इसी जो टर्म मेरा दिया हुआ है इसको मैं अगर मैं छोटे से चेंज में कन्वर्ट कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, बल्क बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू वी। वी क्या है? अरे वॉल्यूम है भाई, ये सब याद रखना, ये तो सबको पता ही है, डीपी अपॉन डीवी कर सकता हूँ ये। यानी बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या है सर? माइनस वी डीपी अपॉन डीवी। अरे यार, डेल्टा पी को मैंने स्मॉल चेंज में रिप्रेजेंट कर दिया और डेल्टा वी को मैंने स्मॉल चेंज से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं ऊपर के डेल्टा पी को डीपी लिख सकता हूँ, नीचे के डेल्टा वी को डीवी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बल्क मॉडुलस को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये भी सही है, ठीक है सर। अब सोचो, उन्होंने क्या बोला कि आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन पे हमको ये चीज चेक करनी है। अब सोचो, आइडियल गैस इक्वेशन, इतना तो सभी पढ़ता है, आइडियल गैस इक्वेशन सबने पढ़ा है, इतना तो सब पढ़ता है। क्या होता है सर आइडियल गैस इक्वेशन? यही तो इक्वेशन जो सबको याद रहती है, जो होता है पीवी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। अच्छा, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, तो फिलहाल तो नहीं पढ़ा है, तो मैं तुमको सिर्फ एक रिजल्ट उसका दिला रहा हूँ याद, बस वो याद रखो जो मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा हूँ? जब भी आइसोथर्मल कंडीशन होती है ना, तो सर जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम है, इन दोनों का प्रोडक्ट सर कांस्टेंट हो जाता है। ये कंडीशन है किसकी? आइसोथर्मल की। बस इतना अभी तुमको याद रखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन की जो पी इंटू पी होती है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको मान लो कोई सी कांस्टेंट, यानी मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ सर, पीवी इज इक्वल टू सी। सी क्या है हमारा? एक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं जरा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो तुम कहोगे सर बिल्कुल कर देंगे, इतना तो बेसिक मैथ हमको आता है। अब सोचो, P इंटू वी क्या है? पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब सोच के देखो, अब पीवी, अगर पीवी को कांस्टेंट मान लिया मतलब प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके कांस्टेंट बनाएगा। तो सोचो, जब दो तुम्हारे वेरिएबल हो और डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो हमने पढ़ा है एक यू वी रूल होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। प्रोडक्ट रूल जिसको कहता है डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो मैं इसको कह सकता हूं सर, यू इंटू डीवी प्लस v इंटू डी यू। हाँ बिल्कुल, ऐसे इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। जब मैं p को बाहर लूंगा, मतलब p को एक बात के लिए कांस्टेंट मानूंगा और v को डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं p इंटू डी वी, बिल्कुल सर, प्लस, अब देखो dv का डिफरेंशिएशन हो गया, तो इस बार v को कांस्टेंट ले लो और dp का डिफरेंशिएशन कर दो। हाँ बिल्कुल, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अरे इधर भी डिफरेंशिएशन लगाओगे, इधर भी डिफरेंशिएट करोगे, सो इधर का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से क्या हो जाएगा? p इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो सोच के देखो, क्या मैं पी डीवी को इसको इधर भेज दो, माइनस वी इंटू डीपी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं सर। अच्छा सर, मान लो मेरे को पी निकालना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस वी इंटू डीपी अपॉन डीवी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और जरा चेक करो यार, माइनस वी इंटू डीपी अपॉन डीवी, ओहो, ये तो बल्क मॉडुलस होता है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि सर बल्क मॉडुलस सीधा सीधा प्रेशर के बराबर हो गया। अरे बिल्कुल हो गया भैया, तो मैंने वही तो लिखा था यार डायरेक्टली, तुम मान ही नहीं रहे थे, तुम समझ ही नहीं रहे थे, तुम बोले सर समझाओ, ऐसे कैसे कह के चले जाओगे, हम थोड़े मान लेंगे कि बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर हो गया। तो मैंने तुमको दिखा दिया, लो मैंने तुमको दिखा दिया कि आइसोथर्मल कंडीशन पे जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर हो जाता है। साफ साफ देखो, दिख रहा है? सोचो, ये माइनस बी अपॉन डीपी अपॉन डीवी क्या है? माइनस बी अपॉन डीपी अपॉन डीवी क्या है? बी है, तो मैं सीधा बी लिख सकता हूं। अब तो कुछ करना नहीं है सर, क्या करना है? अब सोचो, अब जब बल्क मॉडुलस तुम्हारा प्रेशर के बराबर हो गया, तो इस फॉर्मूले में एक चेंज करेंगे सर, क्या करेंगे सर? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बल्क मॉडुलस जगह मैं क्या कर सकता हूँ? प्रेशर लिख सकता हूँ, ठीक है, और डेंसिटी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि एयर में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो मैं कहूंगा कदे हो क्या, एयर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल, और सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम पढ़े हैं क्या? गधो, बड़ी मार मारेंगे, पढ़े हैं, सबने पढ़ा है।
कितना पढ़ा याद है? हमने 3 यूनिट में पढ़ी थी, याद है? तो मान लो मैं स्टैंडर्ड यूनिट में लिखता हूँ तो ये कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 न्यूटन टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पढ़ा है, लिखवाया हो वैल्यू बहुत अच्छे से, अगर गलती करोगे तो मार खाओगे। और सर डेंसिटी ऑफ एयर चलो आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, वो होता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या करना है सर? करना कुछ नहीं है, क्या करो, यहाँ प्रेशर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो और वेलोसिटी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो सर नेक्स्ट स्लाइड में कर दे क्या? हाँ आ जाओ, यहाँ कर देते। सर वी आया था कितना? अंडर रूट पी अपॉन रू। तो v इज इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ सर? अंडर रूट, सोच के देखो, कर सकता हूँ वैल्यू पुट कितनी? सर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन रो कितना आया था सर? 1.3। तो सर जो वेलोसिटी किसकी, एयर में निकाल रहे हैं तो इसको मैं एयर की वेलोसिटी कर दूं, क्योंकि साउंड वेव कहाँ है? एयर में। सो ये वैल्यू आती है आपकी, ये पूरी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, डायरेक्टली रूट के बाहर की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग जनरली याद रखते हैं। ये आई हमारी 279 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हुआ क्या, जब हमने वैल्यूज पुट की, पी एटीएम, पी एयर, रो एयर, है ना, रो एयर के बराबर, रो एयर की वैल्यू कितनी है? 1.3। रो एयर मतलब डेंसिटी ऑफ एयर भैया, और पी क्या है? अरे भाई एयर है तो एयर का तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है, तो सीधा वैल्यू पुट किए। जब न्यूटन को ये रिजल्ट मिला वो हो गया शॉक। क्यों भाई? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला था, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके पहले से ये चीज डिटरमाइन कर रखी थी कि जो एयर में साउंड की जो स्पीड होती है ना, बेसिकली साउंड वेव की बात कर रहा हूं, एयर में जो साउंड वेव की जो स्पीड होती है ना, वो ऑलमोस्ट 332 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन न्यूटन भाई साहब क्या कह रहे थे? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये एक डेटा है, बस आपको ऐसे याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख सकते हो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला था, साइंटिस्ट पहले ये चीज प्रेडिक्ट कर चुके थे कि जो एयर में स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव एयर में, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। इसको कहते हैं एट द कंडीशन ऑफ एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे पहले से एक्सपेरिमेंट में ये सबको पता था कि यार स्पीड ऑफ एयर कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन न्यूटन भाई साहब बड़ा कूद रहे थे। क्यों भाई? वो बोल रहे थे देखो ये फार्मूले को ना मैं आइसोथर्मल कंडीशन पे भी काम करा के दिखा दूंगा। और जब उन्होंने निकाला तो भाई उनका कितना आया? 279। अरे बाबा ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, आना चाहिए था 332, आ गया 279। मतलब कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है सर, दिस नीड टू बी चेंज, ये गलत है। ये गलत, एकदम से गलत नहीं, बट इसको करेक्ट करना पड़ेगा सर। क्यों भाई? क्योंकि इसमें तो देखो स्पीड इनकी जो निकाली फॉर्मूले में, मतलब थ्योरेटिकली ये फॉर्मूला अभी सही नहीं है। देखो ऐसा ही होता है फिजिक्स में, पहले हमको गलत गलत पढ़ाया जाएगा फिर सही पढ़ाया जाएगा। तो न्यूटन का जो आइसोथर्मल कंडीशन था उस पे जब ये चीज उन्होंने चेक की तो उनको मिला गलत। क्यों मिला गलत? क्योंकि यार उनकी वैल्यू 279 आई और इधर पता चला स्टैंडर्ड होती है 332, जब हमने एक्सपेरिमेंट से पता करके रखा था पहले ही। तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट मैच तो नहीं हुआ, मतलब दिस फॉर्मूला इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा गलत है, बट दैट नॉट कंप्लीटली करेक्ट। तो ये था, इसको पढ़ाया जाता है जानबूझ के, भाई इसको सीखो। क्यों भाई? कभी मान लो आइसोथर्मल कंडीशन दे दे तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब चेंज करने के लिए जब बोल दे कि न्यूटन्स का अजम्पशन वाला, तो आप इसको यूज करना, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, तो सर फिर जवाब कैसे मिला हमको, है ना, कैसे सही हुआ ये बताओ। तो आप एक और जर्नी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आइए सीखिए, क्योंकि ये चैप्टर शुरू हुआ है, मैं इन डिटेल सब कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या ना, अब जब न्यूटन से ये बात नहीं बनी तो कौन आया पिक्चर में? आए लैपलेस। लैपलेस एक बहुत महान साइंटिस्ट है ना, और पूरी इंजीनियरिंग आप लैपलेस से पीछा नहीं छुड़ा सकते, इतना समझ लीजिए। पूरी इंजीनियरिंग आपको लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस ट्रांसफॉर्म सब कुछ पढ़ना है। तो लैपलेस एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, मतलब क्या वो, मतलब एकदम बेहतरीन बेहतरीन लॉज दिया उसके। जब ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन पढ़ोगे ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर, तो फिर मजा आ जाएगा आपको। लैपलेस के इक्वेशन हर जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो लैपलेस एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। फिर न्यूटन से जब ये बात नहीं बनी तो लैपलेस करके एक साइंटिस्ट आए पिक्चर में, उन्होंने बोला हटो, इस चीज को मैं सही करूंगा। लैपलेस ने बोला कि तुमने बोला यहाँ क्या, कि जो साउंड वेव है भैया वो आइसोथर्मल कंडीशन में भी आराम से ट्रेवल कर सकती है, ये फॉर्मूला सही है क्या? अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो। बट ये फॉर्मूला गलत निकल गया। अब लैपलेस आए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पता क्या बोला? साउंड
आइसोथर्मल कंडीशन पे नहीं, एडियाबेटिकली ट्रैवल करती है। लो भैया, अभी तो लगे हाथ आइसोथर्मल नहीं समझ आ रहा था, अब एडियाबेटिकली आप समझाने लगे। चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बैठा हूं ना। थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं तुमको उसका कंक्लूजन दे दूंगा जो यहाँ यूज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाद में फिर हम जाएंगे आइसोथर्मल, जब एडियाबेटिक जब हम पढ़ेंगे, इन केस अगर हम पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। लैप्लेस ने की बात बोली क्या, कि जो साउंड है भैया वो ट्रेवल करती है किधर, एडियाबेटिकली मीडियम में। मतलब इसको लिख लो, एडियाबेटिकली साउंड ट्रेवल एडियाबेटिकली, वन लाइनर आंसर। मतलब लैपलेस के लिए एडियाबेटिकल कंडीशन ट्रू है, और न्यूटन कहते थे कि नहीं आइसोथर्मल, बट उनका तो गलत हो गया। अब हमको सही चीज को, इस चीज को सही प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज सर, एडियाबेटिक कंडीशन बताइए तो सही। जैसे वहां बताया था कि आइसोथर्मल में जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो अब यहाँ भी आपको बताना पड़ेगा ना। तो देखो मैं बताता हूँ, एडियाबेटिकली जब एडियाबेटिकल कंडीशन लेते हैं तो आपका जो बल्क मॉडुलस होता है वो गामा इंटू पी के बराबर हो जाता है। अब ये क्या नया फंडा है सर, उधर सिर्फ पी होता था, अब एक नया आगे कुछ टर्म जुड़ गया गामा, ये क्या है। और देखो, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं फिर से वही चीज तुमको डिराइव कराऊंगा बढ़िया से, तुमको समझ में आए। पहला लेक्चर है इसलिए, और अदर लेक्चर में डायरेक्ट रिजल्ट में दूंगा तो उसको याद रखना, बट पहला लेक्चर है इस वजह से मैं तुमको प्रॉपर फील देके पढ़ा रहा हूँ कि कैसे बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर हो रहा है। फिर यहाँ यही चीज कैसे बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी के बराबर होगी, ये गामा है क्या सर। और समझो मेरे साथ, देखो एडियाबेटिकली जो एडियाबेटिक कंडीशंस होती है उसके लिए क्या होता है सर, याद है। जैसे हमने एक आइसोथर्मल कंडीशन अभी अभी पढ़ा क्या, कि सर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल की कंडीशन थी। वैसे ही सर एडियाबेटिक की कंडीशन बता दो। देखो आइसोथर्मल मतलब मैंने क्या बोला, कांस्टेंट टेम्परेचर। एडियाबेटिक का मतलब जानते हो, शब्द का मतलब समझ लो। एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब ये होता है ना, कि आप बाहर से ना कोई एनर्जी अंदर ले सकते हो, ना अंदर से कोई एनर्जी बाहर ले जा सकते हो, बस। मतलब एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा, ना तो आप एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकते हो उस मीडियम में, ना तो एनर्जी रिलीज कर सकते हो उस मीडियम में। मतलब अगर आपने एडियाबेटिक मीडियम अपने आसपास लगा रखा है, जनरेट कर रखा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस मीडियम के बाहर ना तो कोई एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही ऑब्जर्व कर सकते हो, बस यही कंडीशन होती है एडियाबेटिक की। अच्छा, आइसोथर्मल क्या था सर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस वाले मीडियम में, तो आप फिक्स टेम्परेचर पे जो भी करते हो परफॉर्म करते हो। एडियाबेटिक में क्या है, एनर्जी फिक्स है। कैसे एनर्जी फिक्स है भाई, ना तो इनकमिंग हो रहा है ना तो आउट गोइंग, मतलब ना तो एब्जॉर्प्शन ना तो रिलीज, उसको एडियाबेटिक कंडीशन कहते हैं। समझ आ गया। तो एडियाबेटिक का क्या कंडीशन है सर, देखो एडियाबेटिक कंडीशन होता है कि जो पी वी होती है, पी वी का पावर गामा, ये कांस्टेंट होता है। इस बार बस एक यही केच है क्या, वहां सर पी वी कांस्टेंट होता था, यहाँ पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। अरे सर, उसी टाइम से गामा गामा कर रहे हो, बताओ तो सही गामा क्या है। देखो गामा को कहते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। देखो गामा जो होता है ना वो होता है सीपी अपॉन सीबी, बट मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं, लोड बिल्कुल मत लो। क्यों भाई, मैं बताता हूं। देखो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, बस इतना याद रख लो, और ये हर मीडियम के अंदर आपको गिवन होगा, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बस। तो अभी के लिए मान लो कि पीवी की पावर समथिंग कांस्टेंट है, इसको कहते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन सीवी, जिसको कहते हैं हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन हीट रिक्वायर्ड, मतलब ये कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन हीट कैपेसिटी अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, मैं सिर्फ तुमको एक रेफरेंस के लिए यहाँ लिखवा दिया हूं। अभी बस समझ लो, गामा सर है एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि मीडियम के अंदर है। वो जो आप मीडियम लोगे उस मीडियम की कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो आपको गिवन होगी, कब, जब आप ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे तब। तो अभी तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बस इतना समझ लो सर, पी वी की पावर समथिंग कांस्टेंट है जिसको हमने गामा कह दिया, ठीक है। क्लियर। गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स, याद के लिए याद रख सकते हो, गामा कहते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। तो पीवी की पावर एडियाबेटिक इंडेक्स मतलब गामा, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप समझ आ गया कि बल्क मॉडुलस में जो गामा है सर, ये एडियाबेटिक इंडेक्स है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, इसकी चिंता नहीं करनी है, साथ में प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देनी है बस। अच्छा, अब वही फील वाली लेनी है ना सर, आओ पहले समझाओ कि बी कैसे बराबर हो गया यहाँ। तो मैं सिंपल सी चीज, यहाँ भी डिफरेंशिएट ही करना है, तो इसको ऐसे लिख लो ना, पी वी की पावर गामा दैट विल बी सी। अब मैं कहूंगा इसको डिफरेंशिएट कर दो फिर से, तो कहोगे क्या बात है सर, वही प्रोडक्ट रूल लगा दो ना सर। तो सोच के देखो, एक बार प्रेशर को बाहर ले लो,
सोचो, प्रेशर को बाहर ले लो। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये मैंने पूरा लिखवा दिया है, बट एक चीज और याद रख लो, पूरा नहीं होता है, ठीक है, इसको बस एक छोटा सा केच, ठीक है, गलती होगी मेरे से, अभी मैं डिफरेंशिएट करने गया तो पता चला, ये सिर्फ v की पावर y होती है, वह गामा होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम के ऊपर गामा लगा होता है, ठीक है, ये समझ लेना, वॉल्यूम के ऊपर गामा, ठीक है। ये बताओ यहां तक समझ तो आ रहा है ना सबको, ये बता दो एक बार पहले, यहां तक समझ तो आ रहा है ना, समझ तो आ ही रहा होगा यहाँ तक, है ना। कुछ ऐसा बाहर का कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, कुछ ऐसा अजीब सा है ही नहीं, सबने आपने कहीं ना कहीं सुन रखा है, ऐसा कुछ टर्म है, तो समझ तो आ रहा है ना, एक बार ये बता दो पहले, फिर मैं इसको खत्म करता हूँ, यही लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। बताओ, समझ तो आ रहा है ना? हम्म, गाइस, प्लीज टेल मी कि सर अभी तक जो किया है वो समझ तो आया है ना? ये लैपलेस वाला, ये हम आ गए लैपलेस वाले तक, कैसे समझ आया ना? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके दिन। ओके, तो बस थोड़ा सा चेंज करना, ये v की पावर y, अब देखो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो सर p को बाहर ले लो, और b की पावर y का डिफरेंशिएशन, अरे सर सबने पढ़ा है क्या? ये मैं बार बार वाई बोल रहा हूँ, सॉरी, गामा, दिस इज नॉट वाई, ठीक है, गामा मारेगा, यस वही वाला गामा, ठीक है, ये गामा है, गामा आगे आ जाएगा, और v की पावर क्या हो जाएगा, गामा -1, अरे यही तो पढ़ा है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, बिल्कुल वैसे ही यहाँ मैंने क्या किया, यह समझ लो x की पावर n का टर्म है, तो v की पावर गामा का मतलब गामा आगे आ गया, और v इंटू गामा -1, ठीक है। अच्छा, इंटू, सोचो dv भी तो होगा ना, dv भी तो होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, बिल्कुल, प्लस, अच्छा इस बार क्या होगा सर, इस बार v की पावर गामा बाहर कर लो, और p का क्या हो जाएगा, सोच के देखो, dp हो जाएगा, बिल्कुल, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर 0। लो भैया, अब सर इस वाले टर्म को उधर भेज दो, p इंटू गामा इंटू वी की पावर गामा-1 इंटू dv, दैट विल बी माइनस v की पावर गामा इंटू dp, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये p और गामा को इधर रखो, बाकी सारे टर्म को जरा नीचे भेज दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, v की पावर गामा मतलब वॉल्यूम की पावर गामा इंटू डीपी अपॉन, ये नीचे पूरा चलाएगा, यानी गामा, सॉरी गामा तो उधर ही है, क्या हो जाएगा, v की पावर गामा-1, ये वाला सिर्फ इसको नीचे भेजो, तो v की पावर गामा-1 इंटू डीवी, हाँ सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब सोचो, इस चीज को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो, माइनस वी की पावर गामा ऊपर है, डीपी नीचे है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सर बी की पावर गामा इंटू वी की पावर -1 इंटू डीवी, लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल। तो v की पावर गामा से v की पावर गामा कैंसिल, और v की पावर -1, v की पावर -1 को मैं 1/v लिख सकता हूँ, और 1/v लिखूंगा तो ये v ऊपर चले जाएगा, बिल्कुल, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे आ गया सर, v यानी वॉल्यूम इंटू डीपी अपॉन डीवी। सोचो, अब देखो, बल्क मॉडुलस क्या होता है भैया, ये तो होता है सर -v इंटू डीपी अपॉन डीवी, तो सोचो, p इंटू गामा क्या आ गया, ये पूरा का पूरा क्या है, बल्क मॉडुलस, वाह, इसको भी साइड में लिख लो रेफरेंस के लिए, मतलब बल्क मॉडुलस जो है, इस केस में एडियाबेटिक कंडीशन में क्या आ गया, गामा इंटू पी। तो अब क्या करना है सर, जो वेलोसिटी थी, जो कि फॉर्मूला था गामा इंटू रो, सॉरी गामा कह रहा हूं, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, सर उसमें अब लाइए चेंज, क्या लाइए, ऊपर कर दीजिए गामा इंटू पी अपॉन रो, एंड दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, क्या, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एडियाबेटिक कंडीशन। अब देखो सबसे मजेदार बात क्या, आओ, प्रेशर तो सबको पता है सर, प्रेशर इन एयर कितना होता है, अभी अभी पढ़ा, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, डेंसिटी ऑफ एयर, अभी अभी पीछे, अभी अभी तुरंत वैल्यू, सारी वैल्यू अगर याद करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर लोगे तो, दैट इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब, और एडिशनल क्या आ गया सर, अब तो एडिशनल बस एक चीज और जुड़ गई है, क्या जुड़ गई है सर, गामा। सर गामा ऑफ एयर क्या होता है, मैं बता देता हूँ, गामा ऑफ एयर भी नोट कर लीजिएगा, गामा ऑफ एयर आपका होता है सिंपली 1.4 के बराबर, देखो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे आपको गिवन होगी, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, तो गामा ऑफ एयर होता है 1.4। अब तो कुछ करना ही नहीं है सर,
जरा पुट करो, देखा जाए कितनी आ रही है वैल्यू, क्या ये सही है, क्या लैपलेस सही है कि नहीं, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। 1.4 इंटू 1 पॉइंट कितना है, सॉरी 1.01 प्रेशर है ना ऊपर, तो 1.4 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन नीचे कितना है सर 1.3। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो एयर के अंदर जो साउंड वेव की वेलोसिटी आई भैया वो आ गई 330 मीटर पर सेकंड के आसपास। क्या बात है। ठीक है स्लाइड से अंतर है, बट यार हम कितने क्लोज आ गए सोच के देखो। तो ये पता चल गया कि थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो लैपलेस भाई साहब हैं, ये तो अपने आप में एक महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, उसका मॉडिफाई फॉर्म हमको दे दिया। कब, जब एडियाबेटिक कंडीशन हो, मतलब वेव उन्होंने बता दिया कि साउंड आइसोथर्मल में ट्रेवल करोगे तो भैया आपको कुछ ना कुछ गलती मिलेगा, लेकिन साउंड एडियाबेटिकली में परफेक्ट ट्रेवल कर सकती है, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, V इज इक्वल्स टू गामा इंटू पी अपॉन रो। आप तीनों केसेस को याद रखेंगे। पहला जनरल फॉर्मूला जो सब निकालेंगे, कौन सा सर, ये वाला, कौन सा, कहां गया, ये वाला, बल्क मॉडुलस अपॉन रो वाला। दूसरा सर जब न्यूटन्स की बात आएगी तो एक फॉर्मूला ये याद रख लेंगे, कहा सर चुपचाप से बल्क मॉडुलस को पी से रिप्लेस कर देंगे, तो एक फॉर्मूला ये भी हमको याद हो जाएगा। बस याद करने का ट्रिक ही है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो सीखना था, कोई डेरिवेशन थोड़े करना है, मैं तो तुमको बता रहा हूँ ताकि तुमको ये ना लगे कि सर हवा में कुछ भी किए जा रहे हैं, पढ़े हैं नहीं, किए जा रहे हैं बस। ठीक है, ये नहीं मैं तुमको फील कराना चाहता हूँ। इसीलिए आप सोचो बल्क मॉडुलस यहाँ क्या हो गया, गामा इंटू पी। तो फिर अब एक और नया फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, क्या, स्पीड किसकी, गामा इंटू पी अपॉन रो। पूरी की पूरी मैंने स्पीड की एनालिसिस तुमको दे दी लॉन्गिट्यूडनल वेव में। बताओ मजा आया तो लिखो यस सर, मजा आ गया। क्लियर एवरीबॉडी। यार अब क्या चाहते हो, अब क्या ही चाहते हो यार, इंट्रोडक्शन में इतना बढ़िया लेक्चर है। साउंड वेव जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे इसमें, जल्दी खत्म करूंगा, बट समझ आएगा तुमको, ठीक है, क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स ना पढ़ के भी थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट सीखा है कि नहीं, समझ आया, समझ आया। चलिए, if this is clear and everything is good, चलिए तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस स्पीड वगैरह की, ठीक है। तो अब इस क्लास को आज के लिए एंड करते हैं यही, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब 8 बज गया और नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया आपके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से साउंड खत्म करेंगे, फिर ये वे वाला पार्ट तो निपट जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बच्चा।